ओके, यू भी PCS का है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स पढ़ेंगे हम। फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती हैं। इसका निमोनिक है MEA। LNT होती कंपनी, L²T²। M से मास, E से इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। A से आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, L से लेंथ, L से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, T से टाइम और T से टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को केजी में, किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होता है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बेसिक यूनिट्स। 1 मोल इक्वल टू इतने सब्सटेंस होंगे, ठीक है, मोल पर यूनिट। ये एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। पिको में 12 होता है। फेमटोमीटर 15 -15। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। एंगस्ट्रॉम की पावर -10 है। नैनो में -9, माइक्रो में -6। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है विद इन आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? अर्थ से सन की एवरेज डिस्टेंस, लाइट ईयर, मतलब लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3.10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की यूनिट है। पर सेक क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है, एक तरह से ये भी यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है, अपना सोलर सिस्टम और आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंचेस। 1 मेगावाट, देखो 1 मेगावाट, जो मेगावाट होता है उसको, उसमें जो पावर स्टेशन में जो यूनिट्स होती है वो मेगावाट में होती हैं। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट होता है। हीट और एनर्जी, देखो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट और एनर्जी दोनों एक ही, सब दोनों की ऐसे यूनिट एक ही होती है। इसको मेजर करते हैं कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में, जूल्स में और ERG में। अब बता फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट अपॉन पर सेकंड होती है, ठीक है, सेकंड। फोर्स की होती है न्यूटन। फोर्स F इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की होती है kg और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन, तो फोर्स की हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर और स्ट्रेस, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, एग्जाम में स्ट्रेस भी होता है। तो और उसकी पास्कल यूनिट है, पास्कल। फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क, एनर्जी या हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क क्या है? वर्क करने में एनर्जी लगती है, ठीक है। तो वर्क, हीट, एनर्जी तीनों की एक ही यूनिट होती है, जूल। अब देखो वर्क क्या होता है? मेजर द एनर्जी ट्रांसफर वाइल डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट। वर्क इक्वल टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इन तीनों का ऐसे यूनिट देख लो क्या होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स से क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट m आ गया है, ठीक है। तो kg मीटर स्क्वायर और सेकंड -2। पावर और रेडियंट इनफ्लेक्स, पावर की वॉट होती है, रेडियंट इनफ्लेक्स की वॉट होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो और यहाँ पर केवल एनर्जी था, अब इसको मैं टाइम की आ गया तो पर हो गया है पावर या फिर रेडियंट इनफ्लक्स। तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम है और वोल्टेज और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का वोल्ट है। कैपेसिटेंस का फैराड है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है ओम। रेजिस्टिविटी का है ओम मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। इंडक्शन का हेनरी। ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन है और इल्यूमिनेंस का है लक्स है। इम्पल्स का है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ शिप, जब शिप की स्पीड बनाते हैं नॉट, ठीक है, नॉट। स्पीड की शिप को नॉट से करते हैं, नॉट से। और नेविगेशन के लिए नॉटिकल माइल्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे किलोमीटर होता है उससे नॉटिकल माइल्स होता है। इतने नॉटिकल माइल्स जाना है, उतने नॉटिकल माइल्स जाना है। जैसे कि EEZ में 200 नॉटिकल माइल्स तक अपना है। शिप को स्पीड को नॉट और नेविगेशन को नॉटिकल माइल्स। प्लेन एंगल रेडियंट और सॉलिड एंगल स्टेडियन। ऐसे सॉलिड ऐसे स्टेडियन और प्लेन एंगल का रेडियन होता है। एंगस्ट्रॉम जो होती है यूनिट होती है 10 की पावर -10 वाली, ये होती है
वेव लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए होती है बार एटॉमिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर में 1 bar = 10⁵ पास्कल होता है। 1 bar = 159 लीटर। क्यों, इससे क्या होता है, टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इसको मेजर करने की क्यूसेक यूज करते हैं। डॉप्सन क्या है, मेजरमेंट होता है, इस लेता है जब वो ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं एपैरेटस उसका एप्लीकेशन क्या है। तो एल्टीमीटर, प्लेन में जो प्लेन का किसी हवाई जहाज का जो एल्टीट्यूड होता है उसको एल्टीमीटर से मेजर करते हैं। एंड एमीटर में करंट हम मेजर करते हैं सर्किट में। एनेमोमीटर में हम विंड की स्पीड और विंड प्रेशर मेजर करते हैं। ऑडियोमीटर ऑडियो से साउंड हियरिंग एबिलिटी को मेजर करते हैं। देखो ऑडियो साउंड है, साउंड हियरिंग एबिलिटी। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। कार्डियो से हार्ट टू रिकॉर्ड मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ ठीक है, कार्डियो मीन्स हार्ट। फैदोमीटर में डेप्थ ऑफ द सीट्स, फैदो मतलब डेप्थ होता है। हाइग्रोमीटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। हाइग्रोस्कोप में गिव्स इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की ह्यूमिडिटी करता है। हाइप्सोमीटर में हाइट एंड एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं। लक्स मीटर में ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, लक्स का मतलब होता है इंटेंसिटी और ब्राइटनेस लाइट की। मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। ओडोमीटर में जो व्हील्ड व्हीकल होती है उसमें व्हील ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको ओडोमीटर से करते हैं। ऑन्डोमीटर में हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेजर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ठीक है। पायरोमीटर, तो पायरो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो ये हाई टेम्परेचर कोई सरफेस का है उसको मेजर करता है। प्लस कोई दूर रखी ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन जैसे कि सन हो गया उसका मेजर कर लेगा। इसको रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और पायरी हेलियोमीटर मतलब देखो पायरो मतलब तो समझ लो तुम्हारा एक तरह से टेम्परेचर हो गया, और हेलियो मतलब सन हो गया, टू मेजर सोलर रेडिएशन। पायरो हेलियोमीटर सोलर रेडिएशन मेजर करता है। और पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। स्पैग्नो मैनोमीटर इसको होता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। स्टेथोस्कोप अपनी हार्ट की धड़कनों को सुनने के लिए होता है। स्प्रिंग बैलेंस वेट के लिए होता है। स्पेक्ट्रोमीटर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रोमीटर आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स को मेजर करने के लिए। सोनार में हम साउंड वेव को यूज़ करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक होती है। रडार में रेडियो वेव को यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क। ब्यूटायरोमीटर में बटर फैट कंटेंट इन मिल्क ये मेजर करते हैं। अब आता है ईडियोमीटर, मेजर द गैस वॉल्यूम ओवर द लिक्विड। मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग द फिजिकल और केमिकल चेंजेस। मेजर करता है गैस के वॉल्यूम के ओवर ए लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस का कितना वॉल्यूम है ये मेजर करता है ईडियोमीटर, ठीक है। थर्मोरेजिस्टर क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर में कुछ बदलाव आएगा तो रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा, तो थर्मो रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ईजेड हो तो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, ये जो ईईजी होता है ये ब्रेन के लिए होता है। कैरेटोमीटर, कैरेट से गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। क्रस्कोग्राफ ये होता है ग्रोथ इन ए प्लांट को मेजर करने के लिए। जाइगर काउंटर ये क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। और थियोडोलाइट क्या होता है, यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको मेजर करता है थियोडोलाइट, ठीक है। अब आता है मैकेनिक्स। अब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसके पहले देखो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये हर जगह कांस्टेंट रहता है। इसमें देखो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास हर जगह वही रहता है, किसी भी जगह कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो वेट होता है, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी एक डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट इक्वल टू होता है mg ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, ये वेक्टर होता है, ठीक है। F=ma, ये a एक्सीलरेशन है, W=mg एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट के बीच, जो शॉर्टेड डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो ये पूरा आपका डिस्टेंस और ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो ये एक्सीलरेशन भी वेक्टर हो गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या है, F=ma है तो A एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड मास। थर्ड लॉ एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अब इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो
मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये जो फोर्स होता है इसको भी कहते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। वर्क, तो वर्क में फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर आता है, इसलिए वर्क एक स्केलर है, इसको ध्यान रखना। वर्क स्केलर है, वर्क का ऐसे यूनिट जूल है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। पावर मेथड ऑफ डूइंग वर्क उसको बोलते हैं पावर, और वो है स्केलर, ठीक है। वो इसको में क्या है, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क ना जूल पर सेकेंड, इसको पावर को वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को, जैसे यूनिट वाट है। वर्क की जूल है, वर्क की जूल है, एनर्जी की जूल है, पावर की वाट है, ठीक है। एनर्जी का कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, स्केलर है, ये जूल है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी आती है मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी आती है पोजीशन की वजह से। डायनमो कैसे एग्जामिन करो, जो विंड मिल होता है, हवा से विंड घूमती है और बिजली बनती है। मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे वाटर पंप, वाटर मतलब बिजली से कनेक्ट किया तो पंप पानी नीचे से ऊपर फेंक रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। माइक्रोफोन हम बोलते हैं, फिर वो ट्रांसमिट होता सिग्नल, तो साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी। सोलर सेल सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्यूब लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट और हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, जब जो बैटरी में जो सेल लगे रहते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैंडल्स में केमिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट। सितार जो हम बजाते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी, हम हाथ से मूवमेंट करते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी से फिर साउंड एनर्जी बनता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप जो मास होता है यूरेनियम का, उस मास का यूज़ करके हम हीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मास एनर्जी से तो हीट एनर्जी। फ्यूल कंजम्पशन में केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट। जैसे फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है तो केमिकल से, पेट्रोल है, फ्यूल है, केमिकल है, उससे फिर हीट और लाइट बन जाता है। मशीन क्या होता है, हेल्प टू डू सम वर्क विद लेसर फोर्स, ठीक है। आफ्टर इनहेलिंग एयर बॉडी का वेट बढ़ेगा। मान लो हमने एयर को इनहेल किया तो कुछ ना कुछ तो बॉडी वेट बढ़ेगा ही। एनर्जी ऑफ विंड क्या होता है, एनर्जी ऑफ विंड, जो विंड में जो एनर्जी होती है वो कल काइनेटिक होती है, क्योंकि वो मोशन कर रही है इसलिए एनर्जी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स इज अप्लाइड देन दे वुड स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हाफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है, तो किसी का मान लो मास कम है बट वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उस तरह कंडीशन करके दो एम वी स्क्वायर के बने हैं। अब दोनों को लोगों ने हम इक्वल फोर्स अप्लाइड करेंगे तो दोनों सेम डिस्टेंस के बाद रुकेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो गोल घूमती है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मोशन द ग्रेविटी, केपलर का पहला लॉ क्या है कि जो प्लैनेट्स के मूवमेंट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है और सन की दो फोकस हैं। सेकंड लॉ क्या है, क्लोजेस्ट, जितना प्लैनेट सन के क्लोज रहेगा उतना वो फास्ट मूव करेगा। थर्ड लॉ क्या है, ये जो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, जो ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी में अंतर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं होती है और ये हर जगह कांस्टेंट होता है। जी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द जो अर्थ के सेंटर पे। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। डिपेंड करता है कितना अर्थ की ऊंचाई है, नीचाई है, पोल पे है कि ये इक्वेटर पे है कि किसी एल्टीट्यूड पे है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। जबकि इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे, केवल जो सरफेस पे है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ के सरफेस पे। कहाँ पर, सरफेस पे। और सेंटर पे जीरो है, ये जी सेंटर पे जीरो है क्योंकि जीरो पे, सेंटर पे तो कोई मास ही नहीं है अर्थ का। एम इक्वल टू जीरो हो गया ना, इसलिए जीरो है। और ये इस जो जी है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमेशा इसका एक नंबर है 6.67 इंटू 10⁻11 और ये कभी जीरो नहीं होता है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, देखो स्केप वेलोसिटी पहले बात समझ लो, इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका मास क्या है। फॉर एग्जांपल तुम पत्थर फेंक रहे हो कि जेट फेंक रहे हो कि क्या फेंक रहे हो, कुछ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जो स्केप वेलोसिटी होती है √2, ठीक है, 2gme अपॉन RE। तो ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक। और ये वेलोसिटी आती कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड भेजोगे तो वो अर्थ क्रॉस कर लेगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। सर्कुलर मोशन में इसके वेलोसिटी कितनी होती है, मान लो कोई अर्थ के पे ऑर्बिट कोई लगाया सर्कुलर मोशन पे, तो उसको कितनी चाहिए इसके वेलोसिटी, तो उसकी जो सर्कुलर वेलोसिटी चल रही है ना, उसमें अगर .√2 मतलब 1.414 का से मल्टीप्लाई हो जाए, इतनी स्पीड बढ़ जाए, तो वो इसकी स्केप वेलोसिटी हो जाएगी। अब आते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे ये F फोर्स लग रहा है और इसके M1 M2 इसका अपना मास है, तो इसकी जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है ये प्रोपोर्शनल होगा M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब अगर दोनों का मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर रेडियस कम होगी तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा। अब इसी को इसी को एक इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट लाया गया है कैपिटल जी। अब रिलेशन क्या है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ऐसे देखते हैं, ये अर्थ है, ये एक आदमी है, इसका मास m है, ये RE है, ये बड़ा m है अर्थ का मास, तो F इक्वल टू हो जाएगा GM अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हाइट की वजह से जो रेडियस है वो बहुत कम रहेगी कंपेयर देन अर्थ की रेडियस का, तो उसका मास इग्नोर ही कर दिया गया है। ठीक है, अब F इक्वल टू mg होता है, तो g इक्वल टू F/m, और यहाँ पे F क्या है ये वाली पुट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखा, नीचे छोटा m रखा है इसका मास, तो इसका मास ये से ये कट जाता है, तो अब आपका आ गया GM अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब छोटा g इक्वल टू बड़ा g, मतलब g ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये m अपॉन RE का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये g है, इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है कि आपका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मतलब जो ये ग्रेविटी है ये किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर तुम कोई छोटा पत्थर चाहे बड़ा पत्थर दोनों को फेंकोगे, दोनों एक ही टाइम पे नीचे आएंगे। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस, सेम हाइट से फेंकोगे तो सेम टाइम पे आएंगे। अब आता है आपका जो अर्थ है, पहले बात समझ लो, जो अर्थ का इक्वेटर है उसकी रेडियस ज़्यादा होती है कंपेयर देन पोल के, और जी की हमारी इक्वेशन क्या है, ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ मास, और ये अर्थ मतलब ये जो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस। अब जैसे से रेडियस कम होगी, ठीक है, तो हमारा जी ग्रेविटी बढ़ेगा, तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होती है कंपेयर देन पोल पे, तो पोल पे रेडियस कम होती है तो पोल पे जी सबसे ज़्यादा होता है। तो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा जो पोल पे होता है एन नॉर्थ पोल साउथ पोल, सबसे ज़्यादा NS पे होता है जी। ठीक है, सबसे कम कहाँ इक्वेटर पे होगा, जब ये हम सरफेस की बात करेंगे तो। अब दूसरी कंडीशन आती है कि क्या होगा जब हम अपवर्ड जाएंगे सरफेस से या डाउनवर्ड जाएंगे, तो दोनों ही केस में हमारा ग्रेविटी घटेगा। पहले केस मान लो हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो उसका इक्वेशन हो गया ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब आप आर मतलब आर आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो आर आपका बढ़ रहा है, तो आपका जी घटेगा, पहली बात। दूसरी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा कि अगर आप मान लो अर्थ के अंदर आप इस पॉइंट पे देखो ग्रेविटी, तो ये पहली बात, तो जब तुम अर्थ के इस पॉइंट पे देखोगे तो आपका मास ऑलरेडी इतना ही बचा केवल। ठीक है, तो आपका ये मास जैसे कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी। ठीक है, तभी तो जैसे हम अर्थ के अंदर सरफेस से अंदर तरफ जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी कम हो जाएगी, और सेंटर पे मतलब अर्थ जैसे अर्थ ये, तो उसका सेंटर पे ग्रेविटी हमारी होगी 0। अब आ जाते हैं पेंडुलम पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम में जो टी होता है, टी इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ पे L है क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, और G क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, अब देखो जो ये टी है वो टाइम पीरियड है, और ये डिपेंड नहीं करती मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पेंडुलम में तुम कोई सा भी पेंडुलम हो उस पर ये आपका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, लोहे का हो चाहे निकल का हो चाहे कोबाल्ट का हो, ये बात का मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसका बेसिकली हम देखते हैं एटॉमिक क्लॉक, हमारी जो क्लॉक होती है जिसमें हम ये पेंडुलम घूमता रहता है, उस पर देखते हैं, तो ये टाइम पीरियड। अब अगर इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और ग्रेविटी और इफेक्टिव लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। तो वैसे ही ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, ग्रेविटी घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब देखो, अब जैसे मान लो टाइम पीरियड बढ़ता है, मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, इसका मतलब है क्लॉक स्लो हो रही है। ठीक है, और क्लॉक स्लो हो रही है मतलब कि टाइम लूज़ कर रही है, और अगर टाइम पीरियड घटता है तो क्लॉक जल्दी जल्दी दौड़ेगी, इसका मतलब टाइम गेन कर रही है, इस जल्दी 3 बजेंगे, जल्दी 4 बजेंगे, तो उसके बाद भी टाइम ज़्यादा रहेगा, टाइम गेन करना होगा इसमें। ठीक है, अब देखो जैसे गर्मियों में क्या होगा, आपका जो मेटल का जो पेंडुलम का जो ये इफेक्टिव लेंथ रहेगी वो बढ़ जाएगी, जब वो लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, टाइम लूज़ करेगा। अपोजिट केस विंटर में होगा, विंटर में क्या होगा, आपका जो ये इफेक्टिव लेंथ घट जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जब घटेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा तो जल्दी जल्दी मूवमेंट होगा, और हमारा
जो क्लॉक है वो जल्दी मूव करेगी और टाइम गेन करेगी। ठीक है, अब आता है जैसे टी इक्वल टू 2 पाई है, तो इसमें अगर मान लो आपका अगर इफेक्टिव लेंथ इन्फाइनाइट हो गई तो टाइम पीरियड कितना होगा, 84.6 मिनट होगा। ठीक है, अब एक बात आती है कि जी को लेकर, एल को लेकर तो बात हो गई, जी को लेकर। ठीक है, अगर जी घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब जी अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा। ठीक है, तो अगर एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम, तो एल्टीट्यूड पे जाओ या अर्थ के अंदर जाओ, दोनों में जी घटती है तो टी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। ब्रह्मगुप्त कौन थे, ब्रह्मगुप्त ने एक कहा था कि ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टूवर्थ अर्थ। ठीक है, उनकी बुक का नाम था ब्रह्मसूत्र सिद्धांत। एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट इन स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। एप्पल को रिलीज करेंगे ऑर्बिटल शिप से तो वो एप्पल तो स्पेसशिप के अलॉन्ग घूमेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अबव इट्स वेट विल रिमेन सेम, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, द वेट ऑफ ह्यूमन ऑन द मून होता है 1/6। क्यों, क्योंकि मून में ग्रेविटी, देखो वेट इक्वल टू mg होता है, तो मास तो हर जगह सेम होता है, बट मून में जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी 1/6 होती है, इसलिए भी मास भी कम हो जाता है, इसलिए तो उसका वेट कम हो जाता है, ह्यूमन का मास वही रहता है। वेटलेसनेस क्या होता है, जब ग्रेविटी आपकी जीरो हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और वो फॉल नहीं करती है अर्थ पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ऑफ द अर्थ विच इज प्रोड्यूस नेसेसरी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है फॉर इट्स मोशन इन कर्व पाथ। इसकी वजह से मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से एक नेसेसरी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे वो कर्व पाथ पे घूमती रहती है सैटेलाइट, और कभी अर्थ पे नहीं गिरती है। ग्रेविटी इज द सेंट्रिपिटल फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट मूविंग अराउंड। सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो काउंटर करता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, एंड प्रिवेंट करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करता है और उससे ऑब्जेक्ट फ्लाइंग आउट, मतलब अपना ऑर्बिट छोड़ के उड़ नहीं जाता है कहीं पर भी। जस्ट सिंक्रोनस सैटेलाइट कॉन्टिन्यूअस मूविंग इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ। ठीक है, ए गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, ठीक है, बैठी हुई पोजिशन में स्विंग कर रही है, अगर वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव लेंथ कम हो गई, मान लीजिए इक्वेशन में इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी कम होगा, अब वो जल्दी जल्दी घूमेगी। ठीक है, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इलास्टिसिटी क्या होता है कि आफ्टर स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन एबिलिटी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स शेप, तो इलास्टिसिटी होती है। मान लो हमने किसी चीज़ को खींचा फिर वापस फिर उसी जगह पे आ जाए, स्प्रिंग है वो इलास्टिक है। ठीक है, क्वार्ट्ज परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब आप कुछ भी शेप बना दो वापस वो उसी में ही आ जाएगा। वैक्स परफेक्टली प्लास्टिक, मतलब वैक्स अगर पिघल गया तो जो शेप ले लेगा वही शेप बन जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, फाइनल शेप अपॉन इनिशियल शेप, तो इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट भी वही है इसकी यूनिट भी वही है, तो दोनों कट जाएंगे, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। हुक्स लॉ क्या होता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये उसको बोलते हैं इलास्टिक कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू एक्वायर लेस सरफेस एरिया। देखो सरफेस टेंशन इस बात से एक कॉन्सेप्ट इस बात से ओरिजिनेट होता है कि जो लिक्विड होते हैं उन सबकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लीस्ट एरिया अपना पॉसिबल एरिया को करना चाहते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। ठीक है, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी रहे, वो ऐसे इसलिए करते हैं। जैसे रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप क्या होता है, स्पेरिकल इन शेप, देखा है सूर्य पत्तियों में लगी रहती है ओस, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहे। ठीक है, और सरफेस टेंशन एक तरह ये भी एक फोर्स है, फोर्स मतलब सरफेस टेंशन को हम रिफाइन करें तो फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर, ये सरफेस टेंशन हो जाएगा। सरफेस टेंशन डिपेंड करता है कि भाई फ्लूइड आपका कौन का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है और मीडियम कैसा है। ठीक है, इन सब बातों में डिपेंड करता है। प्रेजेंट ऑन द अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस, फॉर एग्जांपल ये जो लिक्विड की सरफेस है, मान लो ये ओस जो है लिक्विड है, इसके इधर टेम्परेचर कितना है, इसके इधर गैस है फ्लूइड कैसा है, इसके इधर मीडियम क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो सरफेस टेम्परेचर कम होगा इफ टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा इफ टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ठीक है, जो लिक्विड हैज़ निग्लिजिबल वेट, इट्स शेप विल बी कम्प्लीटली स्पेरिकल। ठीक है, रेन वाटर है, सोप बबल्स हैं, रेन वाटर ऑक्यूपाइंग दैट फॉर्म इन विच इट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, तो जैसे ये जो लिक्विड इसकी वेट बहुत कम है वो लोग ऐसे स्पेरिकल शेप्स को
एक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे कि रेन ड्रॉप हो गया या सोप बबल्स हो गया। तो ऐसा ये इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि सेम मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट मैटर से के पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब इज राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कोई ऐसे मान लो कैपिलरी है, इसमें कोई लिक्विड चढ़ रहा है या फिर नहीं चढ़ रहा है या फिर उतर जा रहा है, ये डिपेंड करता है उसका सरफेस टेंशन कैसा है। ज़्यादा होगा तो चढ़ेगा, कम होगा तो नहीं चढ़ेगा। वाटर एंड मिनरल, अब कैपिलरी का कहाँ कहाँ यूज़ होती है, या नेचर में होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल तो वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व्ड बाई प्लांट रूट, जो प्लांट रूट ऑब्जर्व करता है वो सब, ठीक है। निब और इंक इनमें होता है। लाइटिंग कैंडल या लैंप विक में होता है। बॉटलिंग वाटर होता है। ब्लॉटिंग सॉरी ब्लॉटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल्ड लिक्विड, ठीक है। कोई पेपर जो नहीं हम यूज़ करते हैं, जो जैसे मान लो कोई लिक्विड गिर गया उसको उस पर रख दिया है जिससे कि वो लिक्विड जल्दी से सोख ले, सोखता समझ लो, सोख लेता है, तो वो कैपिलरी एक्शन है। राइजिंग ग्राउंड वाटर जो राइज कर रहा है वो भी कैपिलरी एक्शन है। कि ब्लॉटिंग ऑफ इंक, जैसे इंक गिर जाती है तो हम लोग एक पेपर लगा देते हैं ताकि वो सब सोख ले, सोखता वो उसको होता है। अब विस्कोसिटी क्या होता है कि जैसे मान लो ये लिक्विड की कई सारे लेयर हैं, ठीक है, तो एक इंटरनल फोर्स लगता है एक्ट ऑन डिफरेंट लेयर विच ट्राइज टू अपोज देयर रिलेटिव मोशन कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो एक तरह से एक अपोजिट एक फोर्स लगता है, ताकि ये होता है कि जो ऊपर की लेयर है वो ज़्यादा बाहर जा ना पाए, ठीक है, अपोजिट फोर्स लगता है, तो इसको विस्कस फोर्स कहते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड कैसा है। कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है, मान लो हनी है तो उसमें विस्कस फोर्स ज़्यादा है, वाटर है तो उसमें विस्कस फोर्स कम है, मरकरी है तो और कम है, ठीक है, और उसमें अगर वैक्स है तो और ज़्यादा विस्कस फोर्स है। तो लिक्विड में देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, विस्कस फोर्स कम हो जाएगा। भाई लिक्विड जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कस फोर्स कम हो जाएगा, ये तो अंडरस्टैंडेबल। बट गैस में याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कस फोर्स बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है। अब देखो प्रेशर विद इन लिक्विड एट एनी पॉइंट, मतलब लिक्विड पूरे सिस्टम में कहाँ पर है, और इस पे इसकी वजह से उस पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, डिपेंड करता है कि उस तीन चीज़ों पर। हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, कि हाइट कितनी है, डेंसिटी कितनी, ग्रेविटी कितनी है, उससे पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रेशर कितना है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ पानी में डुबोते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये होता है अपथ्रस्ट फोर्स। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ पानी में, वो डिपेंड करता है कि जो चीज़ डुबाई गई है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें डुबाया गया है पानी में, तो ये हम कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वाले जो ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, ठीक है। मान लो इतना वाटर डिस्प्लेस किया है तो उसी के हिसाब से वेट ऊपर लगेगा, ठीक है। जो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है। ये जो बॉडी थी जब ये लिक्विड में जाती है तो ये इतना ही डिस्प्लेस करेगी, जितना ही डिस्प्लेस करेगी उसका जितना वेट होगा वही अपवर्ड लगेगा। वेट इक्वल टू mg होता है, mg एक तरह का फोर्स हो गया, तो मास उतना ही ये अपवर्ड तरफ लगता है, ठीक है। अब लिक्विड की डेंसिटी के हिसाब से उसके ये देखेंगे वो सिंक करता है कि नहीं करता है। जैसे लिक्विड डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, तब लिक्विड डेंसिटी बढ़ती है तो सिंक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लिक्विड की डेंसिटी कम है, लिक्विड डेंसिटी देखो, लिक्विड ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ऑब्जेक्ट है कोई, वो सॉलिड है और लिक्विड डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट कम सिंक करेगा। लिक्विड की डेंसिटी, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी आपकी लेस है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये मोर सिंक करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड दोनों की इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और लिक्विड हैविंग लेस डेंसिटी विथ जो लिक्विड है हैविंग लेस डेंसिटी, कोई दो लिक्विड हैं, ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कम है और मतलब ये कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है। वेट ऑफ द W इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एफ थ्रस्ट फोर्स, जो एफ है वो अपथ्रस्ट फोर्स है। अब क्या है कि वेट अगर ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से तो सिंक कर जाएगा, वेट बराबर है तो फ्लोट अपथ्रस्ट फोर्स के तो फ्लोट करेगा, वेट कम है अपथ्रस्ट फोर्स से तो लिविंग। अब ऐसे में अगर लिविंग ऑब्जेक्ट फ्री इट विल स्टार्ट टू कम अपवर्ड। मान लो अपथ्रस्ट फोर्स बहुत ज़्यादा है और नीचे आपने उसको ढकेल दिया, जब आप छोड़ोगे तो ये ऊपर को आ जाएगा। ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, ठीक है।
और ऑयल की डेंसिटी भी कम होती है वाटर से। प्रेशर इनसाइड सोप बबल होता है वो मोर होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर जो सोप के बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोप कभी वो स्पेरिकल शेप ले ही नहीं पाता, वो दब जाता और छोटा हो जाता फट, ठीक है। वो शेप ले ही इसलिए पाता है क्योंकि वो बाहर से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है। उसी तरह जो हमारी जो वीन्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उसमें भी प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपकी सोप बबल्स हैं, ठीक है, तो ये छोटा बबल, ये बड़ा बबल है, तो अब ऐसे ये ट्यूब से कनेक्टेड है तो क्या होगा इसमें, तो जो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल होता है उसका 1 प्रोपोर्शनल तो 1 रेडियस के। अगर इसका रेडियस कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इसका रेडियस कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से ये गैस ऐसे जाएगी, तो छोटा वाला तो और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। अब बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम होगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा अगर हम छोड़ेंगे अर्थ सरफेस, तो जैसे वो ऊपर उठेगा वो होगा इंक्रीज करेगा, एक्सपैंड करेगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो वो बलून और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। कब तक करेगा? अंटिल द प्रेशर इनसाइड द बलून इक्वल टू द प्रेशर आउटसाइड। व्हेन सम चार्जेस, जब कुछ चार्जेस प्लेस करेंगे सो बबल में तो इसका रेडियस बढ़ जाता है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं उस बबल में इक्वली अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्लस 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 ऐसा तब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो आपस में इनमें रिपल्सन होगा। जब रिपल्शन होगा तो इनकी साइज बढ़ेगी, ठीक है। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू फोलिएज, मतलब रूट से लेके पत्तियों तक जो होता है वो एक कैपिलरी एक्शन है, प्लस कोहेशन है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, तीनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। केरोसिन राइज इन द विक ऑफ स्टोव इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल, कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन। तो कैपिलरी ट्यूब और सरफेस टेंशन क्या होता है? लिक्विड राइज करेगा, सरफेस टेंशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन में अगर रिलेशन देखें तो जो लिक्विड राइज करता है डिपेंड करता है कि आपका सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कितना है। किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है वही डिपेंड करता है कि वो कितना राइज करेगा। फॉर एग्जांपल मरकरी का सरफेस टेंशन वाटर ज़्यादा है तो मरकरी राइज करती ज़्यादा कैपिलरी में, ठीक है। व्हेन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द लेक, इफ एयर बबल ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक राइजेज टू द टॉप इट विल इंक्रीज इन साइज, ठीक, साइज में बढ़ जाएगा। वाइल ट्रेवलिंग एट हाई एल्टीट्यूड जो हम अगर हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करते हैं तो फाउंटेन पेन लीक करने लगता है, क्योंकि एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और फाउंटेन के अंदर प्रेशर, फाउंटेन पेन में जो प्रेशर था वो तो अभी भी उतना ही है, तो वो ज़्यादा हो गया तो लीकेज शुरू हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेक और एलिवेटर तीनों में पास्कल्स लॉ का यूज़ होता है। सडन फॉल इन बैरोमीटर इंडिकेट करता है कि जो वेदर काफ़ी स्टॉर्मी आने वाला है। लेक इज़ फ्रोजन इन विंटर बट वाटर एट इट्स बॉटम स्टिल लिक्विड, ऐसा इसलिए होता है कि वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप भाई किसी भी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बट वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता है, और 4 से ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये बात याद रखो, ठीक है। जो अ नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक इन वाटर, जो नेल मतलब जो आयरन नेल्स होती हैं उसकी वो मरकरी में तो तैरती है पर वाटर में तैरती नहीं। वैसा इसलिए होता है कि जो आयरन की डेंसिटी होती है वो मरकरी से कम होती है बट वाटर से ज़्यादा होती है। देखो निडल होती है वो सिंक कर जाती है, जबकि बड़ा भारी शिप नहीं सिंक करता है, क्योंकि जो शिप जितने वाटर को डिस्प्लेस करता है उसकी वजह से जो अपथ्रस्ट फोर्स आता है वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर देन निडल के। एंड आयरन निडल फ्लोट इन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन ए वेटलेस बलून, इट्स वेट अंडर वाटर विल बी 0, क्योंकि वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितने का वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसका वेट 0 रहेगा पानी के अंदर। क्लाउड फ्लोट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर पे क्योंकि उनकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है। आइसबर्ग में जो अपर पार्ट 1.9 होता है, लोअर पॉइंट होता है 9/10, या फिर इसको ऐसे मान लो कि 1/10 अपर पार्ट, लोअर पार्ट मतलब जो पानी के अंदर होता है, सरफेस के अंदर होता है, वो 9/10 होता है। ईजियर टू स्विम इन द रिवर क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे आदमी फ्लोट करेगा। तभी तो देखो डेड सी में आदमी कोई भी जाए वो डूबता ही नहीं है, क्योंकि वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि डेड सी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, नमकीन है बहुत ज़्यादा पानी।
अब आते हैं इसमें, तो अभी तो समझ लो इंक्रीजिंग एनर्जी इधर से हो रही है, आपका इधर ये छोटा है इधर बड़ा है, ऐसा इसलिए है कि इधर से इधर जाओगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे आप, तो आप लेमडा कम होगा और आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो ए इक्वल टू एच न्यू होता है, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन लेमडा इधर बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का आप देखो, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है, देन इंफ्रारेड की होती है, फिर आती है विजुअल। देखो रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए, इंफ्रारेड जैसे मान लो कोई चीज़ रेडिएशन है वो इंफ्रारेड है, विजुअल रेंज जो हम देख पाते हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आती है जो हमें नुकसान कराती है, फिर एक्सरे हम कराते हैं, फिर गामा रेज जो रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है। अब विजुअल रेंज में देखो वी से स्टार्ट होता है, तो आपका यहाँ से वी है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सबसे कम आपकी लेमडा रहेगी और वी सब मतलब न्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, और रेड में सबसे ज़्यादा लेमडा रहेगी और फ्रिक्वेंसी सबसे कम मतलब फ्रिक्वेंसी सबसे कम रहेगी, ठीक है। तो हमारी जो स्काई होती है वो ब्लू कलर की होती है क्योंकि स्कैटरिंग छोटे वेवलेंथ की ज़्यादा होती है, और रेड सिग्नल्स हम रखते हैं क्योंकि स्कैटरिंग इसकी कम होती है इसलिए। और विजुअल रेंज की आपकी है इतना है 390 नैनोमीटर से लेकर 290 नैनोमीटर तक की जो रेंज है वेवलेंथ की, वो विजुअल रेंज की आती है 290 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के तक क्या, या फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक आता है। तो जो ये लाइट्स होती हैं विजुअल लाइट्स जो हम बोलते हैं, ये इनविजिबल होती हैं, बट ये बट इट्स खुद में तो इनविजिबल होती हैं, बट ये हेल्प करती हैं इन विजिबिलिटी ऑफ मैटर, ये मैटर की विजिबिलिटी में हेल्प करती हैं। स्पीड ऑफ द लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो आपकी जो कि लाइट आपकी वैक्यूम में है अपॉन जो कि लाइट आपकी मीडियम में है, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और मीडियम में तो मैक्सिमम से कम ही होती होगी, तो हमेशा ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक तब होगा जब दोनों तरफ वैक्यूम होगा, और दोनों तरफ वैक्यूम होता नहीं है तो ये हमेशा एक से ज़्यादा ही रहती है, एक से ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो लाइट जैसे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो म्यू है, जैसे बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी कम होती जाएगी। अब देखो जैसे मान लो ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जो लाइट्स होती हैं जैसे वायलेट है, इंडिगो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो लाइट्स हैं इन सब के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होते हैं, हर लाइट के लिए अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल तो सेम है, बट इससे अगर एक वायलेट लाइट पास होती है तो जो रेड होगी उसके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और जो वायलेट होगी उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी। तो रेड वाली की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, डेविएशन सबसे कम होगा इस तो। और रेड की हमने पता है कि हम जो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और रेड की जो फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। इसी तरह वायलेट में लेगा, इसका वायलेट के लिए जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम रहेगा, डेविएशन मैक्सिमम है, स्पीड मिनिमम रहेगी, और वायलेट का जो लेमडा होता है सबसे कम होता है और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, ऐसे तो किसी मीडियम में देखोगे तो सबकी जो स्पीड होगी हर एक कलर की अलग अलग होगी, लेकिन वैक्यूम में देखो तो सबकी स्पीड सेम होती है। स्काई ब्लू होता है क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की जो ब्लू लाइट रहती है वो स्कैटरिंग होती है उसमें। अब आता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जैसे मान लो डेंसर मीडियम है से रेयर मीडियम जाते हैं, तो हमेशा लाइट होती है कि नॉर्मल से अवे जाती है, तो डेंसर से रेयर जाओगे तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मल से अवे जाती है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उस एंगल में क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल में एक्चुअली में 90 में जाती है, और जैसे ही हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो वैसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना है, और आपका एंगल बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी TIR होगा, ठीक है। और ये क्रिटिकल एंगल जो होता है कि किस मीडियम का कितना क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है कि भाई आपका मीडियम कौन सा है और कौन सा कलर की रे जा रही है, क्योंकि हर कलर की रे के लिए आपका म्यू अलग अलग होता है और मीडियम पे ही डिपेंड करता है। मिराज में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, TIR और टेरिटोरियल हीटिंग, इन तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्टिकल फाइबर TIR पे डिपेंड करता है, डायमंड की शाइनिंग भी TIR पे होती है, ग्लिटरिंग ऑफ कलर भी TIR एक फैक्टर है, रेनबो कलर भी TIR रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये रेनबो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर में केव, ठीक है, ये मेरा है। कॉनकेव मिरर में जो केव मतलब घर, इसमें मैं रहता हूँ, तो
जो मैं से रिलेटेड है केव कॉनकेव, ठीक है। तो डेंटिस्ट का, ठीक है, दांत दिखाने का, दाढ़ी बनाने का मिरर, लाइट का मिरर, सर्च लाइट का, सेविंग का मिरर, ये सब का जो मिरर होगा ये मेरे से पर्सनल रिलेटेड है, तो ये कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स मतलब मेरी कार का जितना भी मिरर है, ड्राइविंग का जो रियर मिरर है या फिर साइड मिरर है या फिर सिक्योरिटी के लिए आपका ये मिरर लगता है, तो ये सब कॉन्वेक्स मिरर्स आते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा इसमें इमेज वर्चुअल बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है, डिमिनिश छोटी बनती है और अपराइट बनती है, ठीक है। तो हम जब गाड़ी देखते हैं पीछे की तरफ, तो हमें तो इमेज छोटी दिखेगी, कार एकदम बड़ी तो दिखती नहीं, छोटी दिखेगी, वर्चुअल रहेगी हमेशा, और छोटी रहेगी और अपराइट रहेगी, खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं होता कभी भी। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब देखो एक बात समझो, जो मुझे है वो है, जो मुझे है मेरे लिए लेंस भी मेरा था, कॉनकेव मिरर भी मेरा था, मतलब डेंटिस्ट वाला, डेंटिस्ट हो गया, सेविंग हो गया और सर्च लाइट का। और जो मेरे लिए लेंस है वो भी कॉनकेव लेंस है। मुझे है मायोपिया, नियर साइटेडनेस को ऐसे समझो, नियर साइटेड मतलब नियर का तो दिखेगा बट दूर का नहीं दिखेगा। और इसमें जो, क्योंकि यंग एज में होता है तो इसमें इमेज रेटिना के पहले बनती है, कम उम्र वाले रेटिना के पहले आएंगे। और देखो ओल्ड एज वाले में कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो हाइपरमेट्रोपिया होती है, ये फार साइटेडनेस होती है, मतलब दूर का तो दिखेगा, फार का दिखेगा बट पास का नहीं दिखेगा। इसमें जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बिहाइंड बनती है इमेज। आगे देखो, आई इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू, कौन से कलर्स के लिए, येलो एंड ग्रीन के लिए मोस्ट सेंसिटिव है आई, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम से ले या फिर 5000 या फिर 555 नैनोमीटर, इस रेंज में आती है। तो आई यहाँ के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। लाइट अपियर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, मतलब लाइट एक तरह से वेव है ऐसे चलती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि हमें लगती है कि स्ट्रेट चल रही है। वैन लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम टू अनदर, तो क्या होता है जब लाइट वन मीडियम से अनदर चलती है, तो पहले बात उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, जैसे मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो डेविएशन आएगा, तो वेलोसिटी कम होगी, तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कैसा मीडियम है, कम है या ज़्यादा है, तो मतलब कुल मिला के इन सब पे असर करेगा, वेलोसिटी पे, वेवलेंथ पे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। लेकिन फ्रिक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होता, ये बात याद रखो, फ्रिक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होता है। ग्लिटरिंग ऑफ कलर ऑफ सोप, जो सोप में हमारा दिखता नहीं ना रंग बिरंगा कलर, वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर में TIR होता है, ठीक है। लाइट वेव ट्रेवल इन इट, रमन इफेक्ट, एक हर तरह के ट्रांसपेरेंट, रमन इफेक्ट डील्स विथ लाइट रेज पासिंग थ्रू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो उससे, उसमें जो लाइट रे पास होती है उसमें रमन इफेक्ट लगता है। अकॉर्डिंग टू दिस, ए बीम ऑफ लाइट ट्रांसवर्स ए डस्ट फ्री transparent sample of chemical compound, a small fraction of light emerge in a direction other than that of incidence or incoming beam, ये रमन इफेक्ट है। अब देखो लेंस यूज इन CD प्लेयर यूज एमिट करता है UV लेजर बीम को, विच प्रोड्यूस साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू ब्राइट सरफेस ऑफ CD, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क में टॉप लेयर पे रेनबो लाइक कलर्स होते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, याद रखो, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन वजह से होता है, टॉप लेयर पे आपको रेनबो कलर दिखता है। रेडियो वेव आर प्रोड्यूस बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। टू डिटेक्ट ओवर स्पीडिंग व्हीकल को डॉपलर इफेक्ट से हम कर लेते हैं। पुलिस यूज़ करती है डॉपलर इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव के डॉपलर इफेक्ट से का यूज़ करके ओवर स्पीडिंग व्हीकल का पता लगाते हैं। इन मोशन पिक्चर यूजली 24 फ्रेम आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकेंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द फिल्म बिकॉज इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टूमुलस, ठीक है। इन ह्यूमन आई रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इम्पल्स। देखो जब कोई लाइट पड़ती है तो लाइट एक तरह के न्यूरल इम्पल्स में ट्रांसफॉर्म होती है, होता कहाँ पर है, रेटिना पे होता है। रेटिना पे इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है। सर रेटिना, सर एस से स्मॉल, आई से इन्वर्टेड, आर से रियल। जो FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है यूज़ किया जाता है ऑडियो सिग्नल्स में इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में। द कलर ऑफ स्टार्स रिफ्लेक्ट एज एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार, ठीक। कलर ऑफ स्टार्स जो होते हैं, कलर ऑफ स्टार्स रिफ्लेक्ट एज एंड टेम्परेचर ऑफ स्टार्स।
ठीक है। जो स्टार्स के एज, सॉरी जो स्टार है कोई, उसका जो कलर होता है वो दिखाता है कि उसकी एज क्या होगी, उसका और उसका टेम्परेचर कितना है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल से डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है। और कलर ऑफ द लाइट डिटरमाइंड बाई वेवलेंथ, आपकी वेवलेंथ क्या है और सही बात है, आपका रेड है तो कुछ और वेवलेंथ है, ब्लू है तो कोई और वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे बदलेगी, विबग्योर में सारी वेवलेंथ अलग अलग हैं, वही डिपेंड करती है उसका कलर क्या है। सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर एक्चुअल सनशाइन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। रेड कलर सन का होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। सन एंड मून इलेक्ट्रिकली अपियर्ड होते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं नियर द हॉरिजन। एस्ट्रोनॉट को ब्लैक दिखता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। और फिर किसी तुम प्लेन में जा रहे हो तो बहुत ऊंचाई पे हो तो मैं स्काई ब्लैक दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर, स्काई कलर फ्रॉम ए प्लेन एट हाई एल्टीट्यूड ब्लैक दिखेगा क्योंकि सेम रीजन इज एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। टू अवॉइड सनलाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ अम्ब्रेला क्या होना चाहिए, अम्ब्रेला क्या होना चाहिए कि ऊपर का तो वाइट दिखे और नीचे का बॉटम का ब्लैक हो। तो जब आपको ऊपर वाइट दिखेगा तो मैक्सिमम लाइट आपकी वो हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। और बॉटम ब्लैक होना चाहिए। इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल, जो टेलीस्कोप होता है एस्ट्रोनॉमिकल, उससे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तभी तो इतने डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर के बीच में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उससे कितनी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनेंगी। व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा द रिफ्लेक्टेड रेज, मान लो हमने करा है तो कितना का एंगल, फॉर एग्जाम्पल तो मान लो ये किया हमने ऐसे था, अब इसको मैं हल्का सा थीटा करा है तो इस पर हमें मिलेगा 2 थीटा, ठीक है। व्हेन ए मिरर इज रोटेटेड बाई एन एंगल ऑफ थीटा द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई 2 थीटा। रेनबो में क्या होता है, TIR रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन होता है। इन विच डायरेक्शन रेनबो सीन एट 12 नून, कोई डायरेक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि रेनबो दिखता है सन के अपोजिट में और नून में सन ओवरहेड होता है और तो ज़मीन थोड़ी दिखेगा। स्टिक स्टिक ऑन डिपिंग, तो कोई मान लो कोई जो जो छड़ी होती है, अगर हम उसको वाटर पे एक स्लैंटिंग पोजीशन पे डुबोते हैं तो अपीयर होती है, छोटी दिखती है हमें और बेंड हो जाती है सरफेस, ऐसा इसलिए होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, ऊपर एयर नीचे वाटर है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ईयर बबल होता है जो उसकी सरफेस तो दिखता है कॉन्वेक्स, बट वो एक्ट करता है लाइक डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस की तरह। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है और एक कन्वर्जिंग और सॉरी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को साथ में लगा दिया है तो रिजल्टेंट मिरर आएगा आपका प्लेन सिंपल मिरर जिसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। तब मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर की कितनी होनी चाहिए, जैसे कि हमें पूरा पूरा शरीर दिख जाए, हमारे शरीर देखो मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू इनेबल ए पर्सन टू सी फुल इमेज कितनी हो चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट। मान लो मैं 6 फीट का हूँ तो अगर मिरर 3 फीट का है तो मुझे पूरा उसमें दिख जाएगा अपना शरीर, ठीक है। फोकसिंग इन आई डन बाई चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। लेंस में जो जैसे मान लो हमारा आई लेंस है उसका कैसे, उसमें फोकस कैसा होता है, तो जो हमारा जो फ्रंट है उसकी जो कॉन्वेक्सिटी है, मतलब कितना बल्ज रहेगा, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे फोकस किया जाएगा, कैसे फोकस होगा। आई लेंस कर्वेचर मॉडिफाइड बाई कैलियरी मसल, जो कैलियरी मसल है उससे आईलैंड का फोकस मॉडिफाई होता है, चेंज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस उसी से आता है, ठीक है। एक हमें अच्छी डिस्टिंक्ट मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिससे कि सब कुछ क्लियर दिखता रहे, 25 सेंटीमीटर। और पावर को कैसे मेज़र करते हैं, डायप्टर में मेज़र करते हैं। रेटिना कैसे है, कैमरा में अगर हम रेटिनल पार्ट देखें तो कौन सा जो फिल्म है वो रेटिना है। इन ह्यूमन आई इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना में ह्यूमन बनती है। तो टेलीविजन कलर में इज प्रोड्यूस बाय 3 बेसिक कलर। द कलर इन टेलीविजन जो टीवी में जो कलर प्रोड्यूस होता है वो 3 बेसिक कलर से होते हैं। कौन कौन सा होता है, GBR ग्रीन ब्लू रेड, और जो पेंटिंग में होता है 3 बेसिक कलर YBR येलो ब्लू रेड। मतलब ब्लू रेड तो सेम है। अब देखो रेड बुल समझ लो, ऐसे समझ लो, रेड ये रेड बुल है, ठीक है, और वो क्या है, टीवी वाला ग्रीन है, ये वाला येलो है, रेड बुल ग्रीन येलो समझ लो। सनलाइट कंटेन्स 7 कलर। ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जाम्पल है कि साइज ऑफ द सन एट डस्क बड़ा दिखता है हमें, और हमें मतलब हल्का सा इलिप्टिकल दिखता है तो ये, और बड़ा दिखता है तो ये इल्यूजन है। और कलर ऑफ सन एट डॉन मतलब हल्का सा रेडिश येलो रेडिश दिखता है, ये भी एक इल्यूजन है। टिंकलिंग ऑफ स्टार ये भी एक इल्यूजन है।
अब आता है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। देखो जो हमारा केल्विन इक्वल टू क्या होता है, जो भी सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाता है। अब हमें केल्विन और फॉरेनहाइट में सेल्सियस और फॉरेनहाइट में एक रिलेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 इक्वल टू F-32/9, ये एक रिलेशन याद रखो, हमेशा यूज होता है। ठीक है, अब इसका कहते हैं एट वॉट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट थर्मोमीटर आर सेम, कब सेम होगी, मतलब C इक्वल टू एफ कब होगा, यहाँ पे C जहाँ पे F लिख दो तो हमारा आएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस पे C इक्वल टू F होगा। एट वॉट पॉइंट द फॉरेनहाइट टेम्परेचर इज डबल द सेंटीग्रेड, मतलब F क्या है 2C हो जाएगा। 2C कब हो जाएगा, तो F की जगह पे रख दो 2C, तो आया जब C की वैल्यू 160 डिग्री सेल्सियस होगी। बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है 98.6, ये तो फॉरेनहाइट है, सेल्सियस में 37 हो जाएगी, केल्विन में 310 हो जाएगी। और सेल्सियस से केल्विन में कैसे आया होती, 37 प्लस 273 310 हो गया। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड सेम होता है। जैसे मान लो तुम आइस मान लो, 0 डिग्री से तुम ज़्यादा गर्म करोगे तो पिघल जाएगी, और लिक्विड ही मान लो उसको 0 से थोड़ा ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो जम जाएगा, सेम होता है। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू टर्न, देखो किसी चीज़ किसी भी सब्सटेंस का फॉर्म चेंज करना हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कराना हो, लेकिन टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं होगा, उस समय जो हीट दी जाती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, दैट सॉलिड से गैस बन गया, कहाँ कहाँ से बनता है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन। इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड से हम वेपर बना देंगे, और ये सब होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा बॉइलिंग पॉइंट है, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, मतलब नमी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और जैसे जो अपना क्लॉथ है ड्राई, जो वेट क्लॉथ ड्राई हो जाते हैं, ये भी इवेपोरेशन एग्जाम्पल है। पॉन्ड में वाटर ड्राई जाते हैं, ये भी एग्जाम्पल है। ईथर्न पॉट, ये जो मटका होता है, इसमें भी लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड फिल्ड इन द पॉट रिसीव लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड द पॉट बिकम्स कूल। ठीक है, लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन रिसीव करता है और पॉट कूल हो जाता है। जैसे कॉटन क्लॉथ है समर में, उसमें भी क्या होता है कि स्वेटिंग जल्दी इवेपोरेट हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट देती है। कन्वेक्शन टेक प्लेस गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है। थर्मस फ्लैक्स में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसी की वजह से ना हीट गेन होता है ना लॉस होता है। केल्विन स्केल में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 0 केल्विन इज ऑल, तो अपने आप ही -273 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इससे कम क्या ले जाओगे। ठीक है, तो केल्विन स्केल में 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं। इन कोल्डर कंट्रीज एल्कोहल प्रिफर्ड ओवर मर्करी इन थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ऐसा इसलिए होता है कि एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मर्करी से काफ़ी कम है। ठीक है, तो जल्दी ठंड में वो तो जमता नहीं है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह। एब्सोल्यूट जीरो थ्योरेटिक क्या होता है, थ्योरेटिकली द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इट इज़ 0 केल्विन स्केल होता है, वो इतना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आइस क्या होता है, व्हेन आइस मेल्ट इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, जैसे जब आइस मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो ये प्रॉपर्टी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम होता है, कुछ और लोगों में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन, आइस, एंटीमनी विथ बिस्मुथ, ठीक, इन सब में पाया जाता है। थर्मोस्टेट क्या होता है कि डिवाइस टू रेगुलेट टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एनर्जी सेविंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल किसी रूम का टेम्परेचर मेंटेन कराना है मान लो सर्टेन डिग्री पे, तो भाई वो इस थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो वो उतना ही मेंटेन कर रखे, मान लो 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो ये हमेशा इतना ही रखेगा। अब आता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, एक सेफेस्ट टेम्परेचर है फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर। बिन बिस्किट अगर आपके सेम में जाते हैं तो आप रख दो फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रिज। ठीक है, फ्रिज में ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज बहुत कम, फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें जो अमोनिया का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट की तरीके से, और जो डोमेस्टिक होते हैं रेफ्रिजरेटर उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं। और उसमें से लार्ज कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। ठीक है, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। आइस कलेक्ट इन ए फ्रीजर, ठीक है, इज द रिजल्ट ऑफ वेपर एंड मॉइस्चर विच इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फूड
ठीक है, फूड की में जो मॉइस्चर थे उसको एब्जॉर्व करके ये जो आइस बनती है आपके फ्रीज़र के अंदर। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं होती है क्योंकि ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक, इट रिवर्सली अफेक्ट द कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर एज आइस इज ए पुअर कंडक्टर। तो कि व्हेन ग्लास रॉड प्लेस इन स्टीम इट्स लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई स्टीम में टेम्परेचर में वो बॉइलिंग बढ़ाता है, एक्सपेंशन कराता है मेटल का। द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यू नॉट फॉर्म, ओस नहीं बनती है जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा रहता है स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। ठीक है, एयर कंडीशनर, एसी और एयर कूलर में बोथ मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को एंड मोशन ऑफ एयर को। बट जो एसी रहता है वो ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करता है, बट कूलर ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करता है। डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवापोरेटिंग कूलिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट एन एल्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि जिससे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तभी तो कहते हैं कि एल्टीट्यूड में जाओ, पहाड़ों में जाओ तो आपको कुकर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुकर आर्टिफिशियली प्रेशर को बढ़ा देता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। टू कीप ड्रिंक एट द सेम टेम्परेचर, जो थर्मस होते हैं जो मिल्टन वाले, उसमें क्या कोटेड विथ सिल्वर लेयर से कोट किया जाता है ताकि आपका काफ़ी देर तक गर्म रहे वो। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेस्पिरेशन डिपेंड करता है अपॉन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। बाहर कितना टेम्परेचर और बाहर कितनी ह्यूमिडिटी डिपेंड उसी पर डिपेंड करता है कि आपके बॉडी से कितना वाटर लॉस होगा। जेरिक कंडीशन क्या होता है, सूखा पड़ा हुआ है, लो ह्यूमिडिटी है। इन समर in season of summer when the weather is humid we experience humid heat। ठीक है, food get cooked faster in pressure cooker because क्योंकि जो water start boiling at high temperature due to high pressure। ठीक है, इसकी वजह से जल्दी पक जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मान लो पहले 100 था तो अब 120 हो जाएगा। प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है एबोनाइट से मिलकर बना होता है जो कि इंसुलेटर होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ द होल कितना है और वेट दैट इज केप्ट ऑन इट, इस पर डिपेंड करता है। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, पहले तो 0 से 4 तक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और 4 से 10 तक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज नॉट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एट द इवेपोरेटर कॉइल एंड इज इजेक्टेड आउट ऑफ द कंडेंसर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल से आपके रूम की हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इजेक्टेड कर देते हैं कंडेंसर कॉइल से। ठीक, क्लाउडी नाइट आर वार्मर कंपेयर टू द क्लीन क्लाउडलेस नाइट। क्लाउडी नाइट वार्मर इसलिए होती है क्योंकि जो हीट रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से वो क्लाउड से टकराने के बाद वापस आ जाती है। ठीक है, वूलन क्लॉथ्स में हमें गर्मी क्यों मतलब हमें ठंड क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसमें जो उनके फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, इस जो एक इंसुलेटर काम करते हैं जो बॉडी करती है। इसकी वजह से जो बॉडी से हीट जनरेट होती है वो बॉडी में ही रह जाती है, क्योंकि वो जो एयर जो ट्रैप हो गई है उनके फाइबर्स में वो उसको निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एयर जो ह्यूमिडिटी बढ़ने से कैसे होता है कि जो एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो मीन्स वाटर के वेपर्स बढ़ेंगे, इसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ेगी, बहुत सारे वेपर्स आ जाएंगे। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी। ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर kept in the room you can warm the room a little। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो कि जो फ्रिज है उसको अगर तुम ओपन कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, बल्कि आपका कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट होता है। जैसे ही जो कि टेम्परेचर जैसे ही फ्रिज खोलो और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर हल्का कम हुआ, थर्मोस्टेट हो जाएगा कि टेम्परेचर कम कैसे हो गया है, सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा कैसे हो गया है। तो इंजन कंडेंसर और वर्क करेगा उसको ठंडा करने के लिए। जब ठंडा करेगा तो कंडेंसर जो मशीन जो चल रही है उसकी अपनी एनर्जी और रूम में आएगी और रूम गर्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।